सुपर एमएमआईटी यानी कि सबमिट टोकन की जो स्टेकिंग होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। ये सही है या फिर नाम है, सिर्फ कहा जाता है, क्योंकि आए दिन कंपनी कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देती है, चेंज कर देती है अपना जो प्लान है, या फिर स्टेकिंग के अंदर कभी बर्निंग को लेकर अपडेट है, कभी ग्रोथ रेट को लेकर है, यानी कि अपडेट होता रहता है। और जबकि यह बताया जाता है कि डिसेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम होता है उसमें कभी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। यानी कि आज आपका अगर नाम लिखा गया कि आपका नाम मोहन है, तो आप चाहें तो 6 महीने के बाद मोहन के आगे कुछ बढ़ाना चाहते हैं या मोहन को रोहन बनाना चाहते हैं तो आप नहीं बना पाएंगे अगर आपका सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है तो। लेकिन यहां तो मतलब जब एमएमआईटी की स्टेकिंग हो रही थी और बर्निंग स्टार्ट हुआ था, उसी के बाद से लोगों ने सवाल इस पे करना स्टार्ट कर दिया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड कैसा है, इसमें तो चेंज हो जा रहा है, कंपनी कभी ग्रोथ रेट बढ़ा रही है, कभी बिजनेस प्लान के अंदर कुछ अपडेट कर रही है, जैसे अभी अपडेट हुआ है और लेवल इनकम को बढ़ाया गया है। उसके बाद से फिर से मतलब वही सवाल कि डिसेंट्रलाइज्ड अगर है तो इसमें कैसे चेंज किया जा सकता है, और कंपनी बार बार अगर कर रही है तो कैसे पॉसिबल है अगर ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो इसके बारे में क्या रियलिटी है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर आपके लिए काफी जरूरी है जानना, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो की बात कर रहे हैं जो कि काफी जो है वोलेटाइल इंडस्ट्री है, और यहाँ पर काफी लोग कम टाइम के अंदर ही अपना जो फंड है उसको कई गुना बढ़ा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना जो फंड है उसको ही गंवा देते हैं। तो इसलिए किसी भी क्रिप्टो में अगर आप निवेश कर रहे हैं या फिर करने के लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उस क्रिप्टो में निवेश करने से पहले उस क्रिप्टो के बारे में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। किसी के भी कहने पर, चाचा कह दिए, मामा कह दिए, तो पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है जब तक कि आप खुद रिसर्च करने के बाद संतुष्ट ना हो जाएं कि हमारा जो पैसा है, मतलब रिस्क तो है ही, लेकिन उतना भी रिस्क नहीं होना चाहिए कि आपका जो प्रॉफिट है वही ना निकल पाए, आपकी पूंजी भी डूब जाए। तो ये काफी जरूरी है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफी लोग अपना जो फंड है उसको गंवा रहे हैं। तो डिस्क्लेमर आप रीड कर लें और फिर आगे हम लोग जानते हैं सबमिट टोकन की जो स्टेकिंग है क्या वो रियल में डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबमिट टोकन की जो स्टेकिंग होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग होती है, ये सही है या गलत है। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर स्टेकिंग करते हैं तो आप डिसेंट्रलाइज्ड, जब स्टार्ट हुआ था इसकी स्टेकिंग तो ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू स्टार्टिंग हुई थी, और लोग ट्रस्ट वॉलेट में अपना जो वॉलेट है उसको क्रिएट करने के बाद जो स्टेकिंग है उसको करते थे। और करंट में बस वॉलेट चेंज हो गया है, ट्रस्ट वॉलेट की जगह पे अब फैंटम वॉलेट में अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं और उसमें जो भी उनको स्टेक करना होता है फंड उसको रखते हैं, और उसके बाद फिर जो लिंक है, जो वेबसाइट है सबमिट की स्टेकिंग की, यानी कि आप जब ओपन करते हैं newstake.m submit.io उसको ओपन करते हैं और उसके बाद फिर आप जो वॉलेट है उसको कनेक्ट करते हैं उस वेबसाइट के साथ और फिर आपकी स्टेकिंग होती है। और जब भी आप रिवार्ड जो भी आपका बनता है, जो टीपीआर बनता है, जब उसको आप क्लेम करते हैं तो फिर जिस वॉलेट से आप कनेक्ट किए जाते हैं उसी वॉलेट में ऑटोमेटिक आपका जो रिवार्ड है वो आ जाता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जो स्टेकिंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग होती है। ये सही है। लेकिन यहां पर जो सवाल है लोगों के मन में कि कंपनी क्यों मतलब उसमें छेड़छाड़ कर सकती है, कर रही है, तो डिसेंट्रलाइज्ड है तो मतलब क्या है, कंफ्यूजन है उसको लेकर कि अगर डिसेंट्रलाइज्ड है तो कंपनी क्यों उसमें अपडेट कर पा रही है, कैसे कर रही है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड में ये संभव नहीं है। तो यहां पे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर वॉलेट है, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट है या फिर फैंटम वॉलेट है, तो उस वॉलेट के अंदर आप अपना जो वॉलेट है उसको क्रिएट करते हैं और अपना वॉलेट बस कनेक्ट करते हैं उस वेबसाइट के साथ जिस पे आप सबमिट की स्टेकिंग करते हैं, जो कि वेबसाइट का नाम हमने बताया newstake.m submit.io, यानी कि जो वेबसाइट है वो कंपनी की है और उस वॉलेट से कनेक्ट है, यानी कि पूरा जो फैंटम वॉलेट है वो कंपनी का नहीं है, एक वेबसाइट है कंपनी की जो कि वॉलेट से कनेक्ट है और उस पे वर्क होता है, उस पे स्टेकिंग होती है और उस पे जो भी लोग स्टेक करते हैं और वहां से क्लेम करते हैं, जो वॉलेट आपका कनेक्ट होता है उस वॉलेट से आदान प्रदान उस वेबसाइट पे होती है, यानी कि स्टेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड है और आपके वॉलेट से कनेक्ट है। अब यहां पे डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यहां पे थोड़ा सा और मैं अगर आपको स्पष्ट कर दूं, जब आप वॉलेट क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपका जो सीक्रेट पेज होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यह है डिसेंट्रलाइज्ड। यानी कि अगर आपने वॉलेट क्रिएट किया और आपने स्टेकिंग किया या फिर स्टेकिंग आप नहीं किए, आपने वॉलेट क्रिएट किया, उसमें आपने फंड रखा हुआ है और कल के डेट में जैसा कि अक्सर सुनने में आता है कि वॉलेट ही हैक हो गया या फिर हमने जो सीक्रेट फेज बनाया था वो कहीं गायब हो गया या भूल गए हम, और जो फंड आपका रहता है उस वॉलेट में उसकी रिकवरी नहीं हो पाती, आपका जो फंड है वो चला जाता है, कोई भी उसकी रिकवरी नहीं कर सकता। यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड का ये मतलब होता है कि आपका एक बार अगर सीक्रेट फेज जो क्रिएट हुआ वही आपका आजीवन रहेगा जब तक
आप उस वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि उस फेज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना तो उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर फेज नहीं है तो दूसरा फेज अगर आप क्रिएट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। ये है डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन जो स्टेकिंग होती है, तो स्टेकिंग एक वेबसाइट पे होती है जो कि उस वॉलेट से कनेक्ट है, और जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को कंपनी कंट्रोल करती है जिसकी स्टेकिंग हो रही है। और उसमें अगर वो चाहे अपडेट करना तो वो बड़े आराम से कर सकती है। कुछ भी अपडेट करना चाहे, प्लान में कुछ परिवर्तन करना चाहे, कुछ ऐड ऑन करना चाहे, बर्निंग घटाना है, बढ़ाना, यानी कि जो भी अपडेट है उस वेबसाइट से रिलेटेड वो कर सकती है। उस वॉलेट में अगर कहिए फैंटम में कि अपडेट करना, तो उसमें अपडेट करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग जो होती है वो सही है, और इस जो फैंटम वॉलेट है उस पर कनेक्ट करके होती है। एक उदाहरण और अगर मैं दूं आपको कि अभी करंट में आप अगर स्टेकिंग करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप वॉलेट क्रिएट करते हैं, और वॉलेट क्रिएट करने के बाद उस वॉलेट में आप फंड रखते हैं जो भी आपको स्टेक करना होता है, और फिर आपको जो लिंक मिलता है कि इस लिंक पे आप इंटर करिए, जो यूआरएल होता है। इंटर करने के बाद उसको जब आप सर्च करते हैं तो आपसे मांगता है कनेक्ट वॉलेट, यानी कि आपका जो वॉलेट है उसको कनेक्ट करने के लिए बोलता है, और फिर आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं। और वॉलेट कनेक्ट होने के बाद फिर आप जो स्टेकिंग है आपकी ऑटोमेटिक वहां पे चली जाती है उस वेबसाइट पे, सबमिट स्टेकिंग की वेबसाइट पे। और फिर वहां पे जब आपका डीपीआर बनता है और उसको जब आप क्लेम करते हैं तो वो भी वहां से निकल करके, जैसे आप क्लेम करते हैं तो निकल करके डायरेक्ट आपके वॉलेट में आ जाता है। यानी कि भविष्य में अगर आप चाहें कि हमारा जो वॉलेट है जिसके थ्रू हमने कनेक्ट किया है उस वेबसाइट को, उस वॉलेट को हम चेंज कर दें, यानी कि दूसरा वॉलेट हम मतलब उसको हटा दें और दूसरा वॉलेट कनेक्ट कर दें जो हमारी स्टेकिंग है, उसमें आप नहीं कर पाएंगे। ये है डिसेंट्रलाइज्ड। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर भविष्य में आपका फोन हैक हो जाता है या फिर और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपका सीक्रेट पेज जो भी है अगर आप गायब कर देते हैं, गुम हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं करिएगा, काफी सुरक्षा का ध्यान दीजिएगा। क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड में यही एक माइनस पॉइंट है कि अगर आपका सीक्रेट पेज गुम हो गया तो चाहे आपकी स्टेकिंग हो या फिर आपका फंड हो, वो रिकवर नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी अगर वहीं पर हम सेंट्रलाइज में जाते हैं, सेंट्रलाइज जैसे कि एक्सचेंज हो गए, बाइनेंस, अगर वहां पे आपका फंड पड़ा हुआ है और फिर आपका जो पासवर्ड है, जो आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, पासवर्ड आपका गायब हो गया, आप भूल गए, तो उसकी रिकवरी आप कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वहां पे आप ईमेल भी देते हैं, अपना नंबर भी देते हैं, जिसपे आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना जो ओटीपी है उसको अपने मेल पे या फिर ऑथेंटिकेटर जो होता है गूगल ऑथेंटिकेटर, उसके थ्रू आप रिकवर कर सकते हैं। दोबारा से आप पासवर्ड उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये डिसेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम है, यहां पे एक बार जो आपका वॉलेट क्रिएट हुआ तो फिर वही रहेगा, उसका जो सीक्रेट पेज है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी वॉलेट आपने स्टेकिंग आप कर रहे हैं तो वॉलेट जो भी आपने कनेक्ट किया है स्टेकिंग के टाइम, भविष्य में अगर आप चाहें कि अपना वॉलेट हम चेंज कर दें, दूसरा वॉलेट कनेक्ट कर दें, तो उसको भी आप नहीं कर पाएंगे। और ऐसा हुआ था, कुछ लोगों का वॉलेट हैक हुआ था जब MMIT की स्टेकिंग चेंज होकर के सबमिट में हो रही थी। उस टाइम पे आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका वॉलेट हैक हुआ था और उनकी अलग एक लिस्ट बनी थी, जिनका जो फंड आता था वॉलेट में वहीं से उड़ जाता था। तो उसके लिए कंपनी ने अलग से मांगी थी लिस्ट की, मतलब जिनका भी वॉलेट हैक हुआ है उसका हमको अलग से लिस्ट चाहिए। अब उसमें से मुझे नहीं पता कितने लोगों की रिकवरी हुई नहीं हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुई होगी, क्योंकि वॉलेट अगर हैक हो गया तो फिर उसकी रिकवरी करना, उसका जो सीक्रेट पेज है उसको दोबारा क्रिएट करना या चेंज करना ये संभव नहीं है। अगर स्टेकिंग है उस वॉलेट के थ्रू तो जो भी फंड स्टेक हुआ है वो भी चला गया होगा, या उस वॉलेट के अंदर जो फंड होगा वो भी चला होगा। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए, निचोड़ जो निकलता है वो यही है कि स्टेकिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन जो कंपनी करती है, जो अपने वेबसाइट के साथ करती है, तो वो कंपनी कर सकती है क्योंकि उसकी जो वेबसाइट है उस वॉलेट के साथ, फैंटम वॉलेट के साथ कनेक्ट है। वो अपने वेबसाइट के साथ कुछ कर सकती है, लेकिन वॉलेट में अगर कहिए कुछ करे तो ये संभव नहीं है। चाहे आप हो या फिर कोई भी हो, वॉलेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों कंपनी कर देती है जब भी उसको अपडेट करना रहता है, चेंज करना रहता है, क्योंकि जो वेबसाइट है वो कंपनी की है और उससे जो वॉलेट है उस वॉलेट से कनेक्ट है, फैंटम वॉलेट से कनेक्ट है वो। तो आपका जो वॉलेट है उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो वेबसाइट है कंपनी की, वहां पे कंपनी कुछ भी घटा बढ़ा सकती है, ये कंपनी के हाथ में है। बाकी क्लियर हो गया होगा। इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें जो भी लोग इस तरीके के सवाल करते हैं। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।